सरदार साहब ने एकता का काम किया था, वही सरदार साहब का स्मारक एकता का संदेश बन जाए। और इसलिए हम हिंदुस्तान के हर गांव से हर गांव को जोड़ना चाहते हैं। मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्थापित है गुजरात के एक सुदूर इलाके में, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो बना है नर्मदा नदी के छोटे से टापू पर। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल-मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने भारत को बंटने नहीं दिया, उसे एक रखा, हिंदुस्तान की एकता यानी यूनिटी बरकरार रखी। इसीलिए उनकी याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। मोदी ने इसकी कल्पना तब की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरदार साहब की भव्य प्रतिमा और उस प्रतिमा को विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का सपना। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर इसलिए है क्योंकि गुजरात में भी 182 विधानसभा सीटें हैं, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकतांत्रिक कनेक्शन और महत्व भी है। और गुजरात जब लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुजरात का निर्णय लेकर हमारा काफिला भी पहुंच चुका है नर्मदा नदी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। एक 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे बनाने में 22,500 मैट्रिक टन सीमेंट लगा, 18,500 टन लोहा लगा, 6,500 टन स्टील लगा और इसे बनाने का खर्च आया करीब 3,000 करोड़ रुपए। ऐसे दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इस वक्त मैं खड़ा हूं। नमस्कार, गुजरात का निर्णय में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्णय कपूर। आज हमारा काफिला आदिवासियों के एक और महत्वपूर्ण इलाके में पहुंचा है, जहां हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में गुजरात का आदिवासी किसके साथ खड़ा है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था, यानी पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, और इसी नर्मदा जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी हार गई थी क्योंकि ये एक आदिवासी बहुल इलाका है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने से यहाँ के आदिवासियों को क्या फायदा पहुंचा है और क्या उसका लाभ वो इन चुनावों में बीजेपी को देंगे, इन सारे सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। गुजरात के इस नर्मदा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों पर बीजेपी काबिज नहीं है। 2018 में यह स्टैच्यू बनकर तैयार हुआ, जिसकी वजह से आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों को यहां रोजगार भी मिला हुआ है। लेकिन क्या अब बीजेपी यहां जीत पाएगी, ये भी हम टटोलेंगे। लेकिन सबसे पहले गुजरात में जरा आदिवासी वोटों का समीकरण समझ लीजिए। आपको हम बताते हैं इस मैप के जरिए कि ट्राइबल वोट जो है वो गुजरात में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस मैप को पूरे गुजरात में, ये जो ब्राउन कलर से जो मार्क की हुई है सीटें, ये गुजरात की ट्राइबल सीट्स हैं सारी। यहाँ आप देखिए ये जो दांता की सीट है, यानी अंबाजी से लेकर के अगर आप नीचे डाउन साउथ में जाना शुरू करेंगे सेंट्रल गुजरात से होते हुए, तो यहाँ उमर गांव तक आपको ये पूरा मानचित्र जो है ये भूरे रंग से, ब्राउन रंग से
कलर्ड नजर आएगा। यानी ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं ये ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कुल 27 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। सिर्फ ये 27 कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रूशल नहीं है, इन 27 कॉन्स्टिट्यूंसीज के आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, करीब 15 के आसपास ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज का असर उन पे पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन है, इतने वोटर्स हैं कि वो चुनाव के परिणाम को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं। इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार ट्राइबल वोट को कैप्चर किया जाए। और आप देखिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ अंबाजी में सभा की, दांता में, उन्होंने फिर यहाँ पे दाहोद में सभा की, चीखली के पास अपनी सभा की, कपराड़ा में अपनी सभा की। जो कार्यक्रम पास्ट में हुए और जो सभाएं हुई पिछले 4-5 महीनों में। तो क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने से बीजेपी को वोट मिलेंगे? क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बीजेपी को आदिवासियों के वोट दिलाएगा? क्या बीजेपी आदिवासी इलाकों में जीत पाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम नर्मदा पहुंचे हैं, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये वो महिलाएं हैं जो यहां इस इलाके का लोकल खाना पर्यटकों को खिलाती हैं। हमने भी इस चुनावी मौसम में नर्मदा की इन आदिवासी महिलाओं के हाथों से बना ये शानदार खाना खाने का फैसला किया। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हम ये ट्राइबल थाली खाने पहुंचे हैं और आपको बता दें ट्राइबल फूड का एक अपना अलग ही फ्लेवर होता है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ऑर्गेनिक होता है। यहाँ आप देखिए कुदरत के बीच नेचुरल तरीके से इसे पकाया जाता है और ये सारा जो खाना है आपको काफ़ी भरी हुई लग रही है ये थाली, लेकिन जो नॉर्मल गुजराती थाली उससे बहुत अलग होगी, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी आपके स्टमक के लिए। और काफ़ी आयुर्वेदिक चीज़ें भी इसमें सर्व की गई हैं, जैसे ये जो है जूस, ये एपेटाइज़र के तौर पे सर्व किया जाता है। ये जासूद के फूल का बनता है। जासूद का फूल यहाँ पे नेचुरली जो उगता है पहाड़ों में और उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आयुर्वेदिक वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें अगर आप नींबू मिलाएंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। हम इसमें मिला करके देखते हैं। नींबू हमने जैसे मिलाया तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कलर देखिए बदलना शुरू हो गया। जो मरून कलर था वो बदल करके ये पिंक हो गया। ये नींबू डालने से कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसकी जो हो सकता है आपके पाचन का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ट्राइबल फूड का अपना एक अलग ही फ्लेवर होता है, अलग उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। इस रेस्टोरेंट में खूब भीड़ भी थी, खाना बहुत अच्छा था और ये तय था कि ये रेस्टोरेंट इन लोकल महिलाओं का जीवन भी बदल रहा है। ये सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से ही संभव हो पाया। क्या ये स्टैच्यू जब बना तो इससे कितना परिवर्तन आया आपके कामकाज में, आपके रहन सहन में, आपकी जिंदगी में? परिवर्तन आया ना सर। हम पहला तो हम ड्यूटी नहीं करता था, अभी तो हम सब बहनों काम पर लग गई और पैसा छोकरों ने भरावा में मेरे घर में भी हेल्प खाई थी। पहला हमें खेती काम करता था। पहले क्या करते थे आप? खेती काम। अच्छा, तो उसमें फायदा नहीं होता था? नहीं, काम पर आया ना तो हम लोग अभी वो सभी बहना घर पे था, अभी तो जॉब करने लग गई है तो उसका बच्चा भी चलो उसके पास पैसा नहीं था तो अभी तो जॉब करने आते हैं तो जॉब करते हैं तो उसको पैसा मिलता है, उसको बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ऐसा करते हैं। तो पहले खुद नहीं कर सकते थे ये सब? सर ऐसा कुछ होता नहीं था ना आसपास में, इसलिए। इस एकता नर्सरी से निकलकर हम सड़क पर आए तो हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ऐसे ऑटो दिखाई दिए जो पिंक कलर के थे। पता चला कि इन ऑटोज को यहाँ की लोकल आदिवासी महिलाएं चलाती हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको रोजगार के कई अवसर मिल रहे हैं, कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से रोजगार की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि आपको बता दें कि अब इसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ ये पिंक रिक्शाज जो हैं ये अब चलनी शुरू हो गई हैं।
जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे चलनी शुरू हो गई हैं। और आपको बताएं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पिंक रिक्शाएं हैं इनको यहाँ की ट्राइबल लड़कियाँ ही चलाती हैं। सरकार ने ऐसा बोला था कि आप है ना यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हो उसकी फीस भी नहीं देने की, कुछ नहीं। एक महीने तक हमको ट्रेनिंग दी गई हुई है। तो उसके बाद लाइसेंस की प्रोसेस हुई, लाइसेंस लिया, बाद में यहाँ पे जॉब करने आए और ये ऑटो भी हमें दी गई है। एक भी रुपया नहीं लिया इन्होंने। हम लोग जो अभी 700 रुपये भरते हैं और 900 सैटरडे संडे 900 भरते हैं वही। अच्छा, मतलब भरते या नहीं, आप इतना कमाते हो या यहाँ जमा करवाते हो? नहीं, जमा 700 रुपये करने के होते हैं। उसके बाद हम लोग जो बच्चे वो हमारे होते हैं। तो कितनी इनकम हो जाती है महीने की? महीने के से 10-15 हज़ार हो जाते हैं। हाँ। हम 8-9 महीने हुए ऑटो चलाते हैं। तो पहले क्या करते थे आप? पहले घर पे थे। तो कैसे सीखा ये, क्या बता? सब हमें GMR से ट्रेनिंग मिला था, उन लोगों ने सिखाया और लाइसेंस निकाल के हमें ये ऑटो दिया चलाने के लिए। कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आसपास के गांवों के लोगों का जीवन बदल रहा है। ये गुजरात का ही नहीं बल्कि भारत का भी गौरव है। ये पूरा सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था और वो भी आज से 15 साल पहले का। नर्मदा से निकलकर हम भरूच जिले में पहुंचे। ये भी इसी आदिवासी बेल्ट का हिस्सा है, लेकिन यहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। किसी जमाने में स्वर्गीय अहमद पटेल की वजह से ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। साउथ और सेंट्रल गुजरात के इस ट्राइबल बेल्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है भरूच, और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एक वजह यह है कि यहाँ पे मुस्लिम वोट्स का भी बहुत महत्व है इस ट्राइबल बेल्ट में। और बता दें भरूच में 5 सीटें हैं जिसमें से एक ट्राइबल सीट है और बाकी चारों सीटें जनरल हैं, लेकिन मुस्लिम वोट्स का बहुत डोमिनेंस है यहाँ पे। एक बात ये भी जान लीजिए कि ये अहमद पटेल कांग्रेस के स्वर्गीय नेता, उनका होम डिस्ट्रिक्ट है और सालों तक यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा रहा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह मुस्लिम वोटर्स हैं, अहमद पटेल का प्रभाव था। लेकिन हमने देखा है 1995 से बीजेपी का डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ना शुरू, और अब तो आलम यह है कि यहाँ की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और ये कहा जाता है कि यदि ये चारों सीटें आपको एक साथ जीतनी है तो यहाँ के मुस्लिम वोटर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या यहाँ का मुस्लिम वोटर धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो रहा है? इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है, क्या उसका रुझान उस तरफ गया है या फिर बीजेपी को साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है? तो क्यों बीजेपी से क्यों खुश हैं लोग? मुस्लिम भी खुश हैं बीजेपी से? खुश है ना, खुश है। अच्छा, क्यों खुश हैं? आज 27 साल से हुई है, पहले से आ रहा है तो मुझे उसका ही चाहिए ना। वो ना कोई मगजमारी नहीं, कोई नहीं, रोड रास्ते सब अच्छे, सब काम उन्होंने किया है। चालू गाड़ी पे चलने वाला है, जो आएगा सत्ता जिसकी है वही आने वाली है। हाँ। और किसी के आने से हमको तो कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। हम तो 40 साल से रोड पे ही है और रोड पे ही रहने वाले हैं। कांग्रेस आवे, भाजपा आवे, कोई भी आवे, किसी ने कुछ किया नहीं है अभी तक। बताओ क्या इस बार माहौल क्या बन रहा है चुनाव का? माहौल में ऐसा बन रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार ही आएगी। बराबर, क्यों ऐसा लग रहा है कि तरक्की कर रहा है, काम अच्छे कर रहे हैं, तो आज पब्लिक सरकार तो वही जाएगी नहीं यार। हम भरूच के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और मुसलमानों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि अहमद पटेल के बाद क्या उनके मन में कांग्रेस के लिए कोई दिलचस्पी रह गई है या नहीं। पता चला कि अब इनके राजनीतिक मन में आम आदमी पार्टी बस गई है। आम आदमी पार्टी लग रहा है कि उसने वादा किया है कि 3 महीने 300 यूनिट बिजली माफ करेगी और दवाखाने में मुफ्त सेवाएं देगी, बहुत सारी समस्या, और स्कूल कॉलेज जो है वो। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार हमने भाजपा को वोट दिया था, मगर काम कुछ किया नहीं, इसकी वजह से ये मतलब आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा, कांग्रेस को नहीं देते आप? कांग्रेस को पहले देते थे, अभी नहीं देते। अभी नहीं देते, क्यों? अभी उसके सामने, भाजपा के सामने भी ये आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा, कांग्रेस को आप विकल्प नहीं मानते? नहीं, अभी कोई विकल्प नहीं। क्यों? विकल्प था पहले, अभी नहीं है। अभी नहीं है? अहमद भाई पटेल साहब थे तब तक बराबर। अच्छा, अभी नहीं।
अच्छा, अहमद भाई के जाने से हाँ। कांग्रेस खाली हो गई? खाली हो गई। अच्छा, इस भाई ये बताइए कि ये जो बता रहे हैं कि कांग्रेस का विकल्प नहीं रहा है भरूच में, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि अभी क्या है, जो मेन आदमी था, जो पावर था कांग्रेस का, मेन पावर बोलते हैं उसको, वो है ही नहीं। तो अभी उसके हाथ में जो था, वो जो उसका दिमाग था पहले, मतलब जो हिसाब से काम करता था, वो काम अभी नहीं हो रहा। क्योंकि कोई ये गुजरात के अंदर क्या, वहाँ भी कोई ऐसा आदमी नहीं है, दिल्ली में भी। तो किसको फिर विकल्प के तौर पे देखेंगे? आम आदमी पार्टी। हाँ, हम संजाली गांव के रहने वाले। अच्छा, हाँ, तो क्या यानी अहमद भाई पटेल के नज़दीक के गांव के रहने वाले। अच्छा, हमारी समस्या वही है जो महंगाई है, मतलब दिन भर महंगाई चलती रहती है। सब्जी वगैरह हो या पेट्रोल का हो या डीजल का हो, CNG का हो, बहुत सारी समस्या है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हम ऑटो रिक्शा चला रहे थे। इस समस्याओं से निजात कौन दिलाएगा? वही है आम आदमी पार्टी। ऐसा नहीं है, हम तो हर बार मतलब जितने भी आते हैं हर 5 साल के अंदर सबको देते हैं। पहले हम कांग्रेस को देते थे, भाजपा को भी दिया। अब हम हमारा जो है मुद्दा यही है कि बस हमको ये महंगाई से छुटकारा हो जाए। इसी भरूच जिले की एक और महत्वपूर्ण सीट है झगड़िया, जहां एक ऐसे ट्राइबल नेता का राज है जिसने बीजेपी समेत तमाम पार्टियों को यहां खूब पानी पिलाया है। चलिए, अब मैं आपको झगड़िया लेकर के चलता हूँ। झगड़िया इस ट्राइबल रीजन की एक ऐसी ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे पिछले 27 साल से एक ऐसे बाहुबली नेता का राज है जिसे बीजेपी आज तक नहीं हरा पाई। जानने के लिए चलते हैं क्या ऐसी वजह है और क्या इस बार बीजेपी के फॉर्चून बदलेंगे। छोटू बसावा, इस इलाके में उन्हें लोकल रॉबिन हुड कहा जाता है। छोटू भाई बसावा पिछले 7 चुनावों से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उनके लिए चुनाव आसान नहीं रहने वाला। छोटू वसावा को झगड़िया का अनक्राउंड किंग कहा जाता था। इतने सालों से वो यहाँ की सत्ता पर काबिज था, लेकिन अब उसकी सत्ता उसके हाथ से खिसकने लगी है। पिछले 5 सालों में उसके कई क्लोज और पावरफुल साथी उसका साथ छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि 2020 में हुए स्थानीय चुनावों में उसे AIMIM के साथ गठबंधन करना पड़ा, मुस्लिम और आदिवासियों का कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए। उसके बावजूद वो 1.5 दशक से जिस सत्ता पे काबिज था, तालुका पंचायत और जिला पंचायत की, वहाँ उसकी सत्ता उसके हाथ से चली गई। बीजेपी पहली बार झगड़िया में सत्ता पर आई। अब जब उसके विधानसभा चुनाव में प्रोस्पेक्ट्स बिगड़ रहे थे तो उसने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन बताया जाता है कि उसके बेटे और उसके बीच में भी कुछ तक प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ विवाद चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो गठबंधन भी तोड़ना पड़ा। छोटू भाई ही इधर ज़्यादा चलते हैं क्योंकि वो आदिवासी एरिया है और वो खुद आदिवासी है, उसके लिए। तो छोटू भाई के अलावा और कोई नहीं चलेगा? अभी देखते हैं कौन सा कैंडिडेट बीजेपी खड़ा करती है, कांग्रेस खड़ा करती है, कौन सा कैंडिडेट आता है उसके ऊपर। मैं तो इस बार बीजेपी आ जाएगी। क्यों बीजेपी क्यों आ जाएगी? अभी तक तो कभी आई नहीं है। अभी तक कई हमारी तहसील पंचायत भी नहीं आई थी आज़ादी के बाद। हाँ, पहली बार 22 सीट में से 19 सीट बीजेपी अपने दम पे लेके आई है। अच्छा, जो काम अभी तक आदिवासी के लिए जो भाजपा सरकार ने किया है, ऐसा काम अभी तक किसी ने किया नहीं। तो यहाँ झगड़िया में तो ये सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। बताते हैं पूरे इलाके में इनका प्रभुत्व है। डेढ़ियापाड़ा की सीट इनका बेटा जीत गया था पिछली बार। उनने कुछ आदिवासी के लिए उन लोगों ने कुछ किया नहीं। जो किया है वो भाजपा सरकार ने किया। हम देख रहे हैं अब तक तो छोटू भाई जीत। बड़ा दावेदार वो सब कांग्रेस से तो छोटू भाई है, लेकिन अभी माहौल बीजेपी का ही है, क्योंकि इतने सालों में अभी इस साल है ना तालुका पंचायत और जिला पंचायत बीजेपी की है, और ये अभी कोरोना ग्रस्त थे 2 साल में, तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है। सब लोगों को अनाज वितरण किया है मुफ्त में, और कोरोना वैक्सीन दी है, सभी तरह से सबको मदद की। यानी छोटू बसावा के साम्राज्य को इस बार चुनौती मिल रही है, लेकिन हमें ऐसे भी लोग मिले जो छोटू बसावा के कट्टर समर्थक हैं। उन्हें छोटू के सामने कोई और नजर नहीं आता। भी छोटू भाई को दोगे? हाँ, वही खुशी का ही दो। हैं? हाँ, तो क्यों छोटू भाई को देने का? तो हमारा आदिवासी नेता है ना, इसलिए उसको ही देना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ,
तो छोटू भाई इस बार भी जीतेगा दोबारा? हाँ, इस बार भी छोटू भाई जीतेगा ना। तो यहाँ लाएंगे ना इसको, छोटू भाई को ही लाएंगे। तो फिर तालुका पंचायत ये सब में क्यों हार गया बीटीपी? वो इसमें क्या है कि वो जो ईवीएम का है ना, इसके लिए से बैलेट पेपर से होगा तो हम आदिवासी नेता आएगा। अच्छा। हाँ, वो ईवीएम से हार जाता है ना। अच्छा, इस वजह से हार जाता है। तो यहाँ से कौन जीतता आ रहा है अब तक? किसको वोट देते हैं लोग? और तो छोटू भाई को ही देते हैं सबको। अच्छा, तो अभी भी देंगे? लगता है ये तो देना ही पड़ता है ना। हाँ, देना ही पड़ता है ना छोटू भाई को। क्यों? इधर इसके इधर लगता है ना। वसावा है इसलिए। क्या वसावा है आपका? आप भी वसावा? वसावा ही सब। पे कौन अब तक जीतता कौन आ रहा है? छोटू भाई। छोटू भाई। तो क्यों इतने टाइम से जीतते आ रहे हैं? 7 बार जीते वो क्या है, नाती भाई है तो नाती भाई को दे देते। अच्छा, आप सब उन्हीं की जाति के हो? तो यहाँ पे वसावा जाति वाले ज्यादा हैं इसलिए उनको जीतते हैं। तो और भी तो वसावा खड़े होते हैं ना उनके सामने। तो उनका भी माहौल अच्छा होना चाहिए, सामने जो खड़ा रहता है उसका भी। तो छोटू भाई का माहौल इस बार कैसा है? इस बार भी अच्छा ही होगा, अभी तो गए नहीं। तो आपका मन क्या कहता है? मेरा मन तो देने का भाजपा में देने का है, लेकिन देना तो छोटू भाई को ही होगा। ऐसा? हाँ, मन भाजपा में देने का, लेकिन देना पड़ेगा छोटू भाई को। छोटू भाई को। अब हम नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आ पहुंचे हैं। आदिवासी बहुल डेडियापाड़ा गुजरात की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। डेडियापाड़ा भी छोटू बसावा की पार्टी बीटीपी का गढ़ माना जाता है। यहां भी आदिवासी आबादी रहती है। पिछली बार यहां छोटू बसावा के बेटे महेश बसावा जीते थे। इस बार महेश बसावा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनके खास आदमी चैत्र बसावा को टिकट नहीं मिला तो वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बन गए और उनके पक्ष में लोग भी दिख रहे हैं। गुजरात में ट्राइबल पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह कास्ट सेंटिमेंट्स पर और धार्मिक रीति रिवाजों पर चलती है। कांग्रेस का शुरू से ही यहाँ एक स्ट्रांग प्रेजेंस रहा है, जिसकी वजह से वो अटैचमेंट जो है वो आज भी बरकरार है। कांग्रेस के पास आज भी एक साइजेबल ट्राइबल वोट है। जो नेता आगे बढ़े भी हैं वो उसी के ऑफशूट हैं, उसी में से निकल करके आते हैं, एरिया स्पेसिफिक में अपनी पकड़ बनाते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी की सेंट्रल गुजरात में जो ये पकड़ है ये उसी का परिणाम है। और इस बार हम देख रहे हैं कि एक नया प्लेयर उसमें ऐड हुआ है और वो है आम आदमी पार्टी, जिसने कि पहले उसके साथ गठबंधन किया और उसी के गठबंधन टूटने के बाद उसी के आदमियों को तोड़ा और अब वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रेट जो है वो सभी पार्टियों को पोज कर रहे हैं। इस बार माहौल क्या है 5 साल में? 5 साल में आम आदमी का है। हाँ। क्यों आम आदमी का है? क्योंकि यहाँ तो हमारे आदिवासियों के लिए तो अभी तक ये सरकार ने कुछ नहीं किया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो इतने सालों में कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे डेडियापाड़ा में? हुआ है, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता है उसका ही हुआ है। अच्छा। हाँ। खाली कार्यकर्ताओं का विकास हुआ? हाँ। बाकी आम आदमी का नहीं हुआ है। लास्ट में एक ही बात, परिवर्तन ही चाहिए, दूसरे कुछ नहीं। तो आप क्या लग रहा है इस बार किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे ज्यादा? आम आदमी पार्टी के बारे में। अच्छा, क्यों? सरकार ने काम नहीं किया? बीजेपी की सरकार ने काम तो किया है लेकिन जी हमको पसंद नहीं उसका काम। काम पसंद नहीं है? क्यों, क्या पसंद नहीं है उसमें? मैं आशा हूँ। मैं आशा वर्कर। आशा वर्कर हूँ। हाँ। तो कितने 11 साल हो गए। हाँ। अभी तक हमारा क्या कहते हैं पगार है ना, इसमें बटारा नहीं किया। कोई बटारा नहीं हुआ? आपके गांव में या डेडियापाड़ा में पिछले 5 साल 10 साल में कितना विकास हुआ है? क्या क्या बदला है आपके यहाँ? यहाँ से तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता हमको। क्यों? ये तो यहाँ पे तो ऐसा तो हमको नहीं लगता है। ये तो क्यों, स्कूल नहीं बने? स्कूल तो नहीं बने हमारे यहाँ से। अलमाड़ी 1 धोरण से 12वीं तक है, वहाँ से स्कूल तोड़ दिए पर लेकिन बनी नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में ओटीपी फॉर्मूला अप्लाई कर रही है। ओटीपी यानी
ओबीसी, ट्राइबल और पाटीदार। पाटीदार को अध्यक्ष बनाया, ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया और बीटीपी जैसी स्ट्रॉन्ग ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन करके ट्राइबल एरियाज में भी उसने एंट्री कर ली। हालांकि उसका बीटीपी के साथ गठबंधन टूट गया, लेकिन बीटीपी के ही कार्यकर्ताओं को तोड़ के अब आम आदमी पार्टी ने खास तौर पे सेंट्रल गुजरात के जो पॉकेट्स हैं, ट्राइबल पॉकेट्स, वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी खड़े कर दिए हैं। जैसे कि नर्मदा जिले की जो दोनों सीटें हैं, डेडियापाड़ा और नाड़ोद, वहां पे उसने दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्टेस्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। आम आदमी पार्टी का ओटीपी यानी ओबीसी, ट्राइबल और पाटीदार। वैसे तो ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन ओटीपी के साथ समस्या यह होती है कि अगर एक बार यह फेल हो गया तो पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। जानकारों का मानना है कि इस चतुष्कोणीय फाइट का फायदा इस बार बीजेपी उठा सकती है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में डेडियापाड़ा सीट पर अभी 4 पार्टियां लड़ने जा रही है, बीजेपी, कांग्रेस, बीटीपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में क्या हुआ कि बीटीपी में महेश वसावा जो इलेक्शन लड़ रहा था वो इस बार लड़ने वाला था, लेकिन बीटीपी के 2 पार्ट हो गए। बीटीपी का सीनियर युवा नेता जो जिला प्रमुख था चैतर वसावा, वो बीटीपी में था। इस बार उन्होंने बीटीपी से डेडियापाड़ा से टिकट मांगी थी, लेकिन छोटू भाई ने और महेश भाई ने उसको टिकट नहीं दी, इसलिए वो नाराज होकर उसने रिजाइन कर दिया और वो सीधा आम आदमी पार्टी में डायरेक्ट केजरीवाल के पास चला गया और केजरीवाल ने उन्हें डायरेक्ट डेडियापाड़ा बीटीपी की टिकट दे दी। अभी वो डेडियापाड़ा सीट पर से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है और वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। अभी प्रॉब्लम महेश वसावा को होने वाला है, क्योंकि वो भी बीटीपी का था, ये भी बीटीपी के 2 समर्थक के सामने इलेक्शन हो गए तो वोट डाइवर्ट होने वाले हैं। उसका लाभ बीजेपी को या कांग्रेस को मिल सकता है। सवाल यह है कि इस बार इन आदिवासी सीटों पर कौन सी पार्टी काबिज होगी? क्या आदिवासी वोट बैंक बटेगा या फिर बीजेपी को अपने किए हुए कामों का फायदा मिलेगा? वैसे ये तो साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस सीन में कहीं नहीं है और कांग्रेस की इस गैर मौजूदगी का फायदा आम आदमी पार्टी उठा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।